वालेकुम क्या अस्सलाम खैरियत सर। से? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सर। जी यासूब भाई, क्या हाल है? खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह हैं सर। सर? कैसे चल रहे हैं आपके वर्कशॉप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा यासूब भाई, हम थोड़ा सा आपसे एक तो इंट्रोडक्शन आपका अगर हो जाए कि आप बेसिकली आपका बिजनेस क्या है, और बायोफ्लॉक में आप कैसे आए, और कितना अर्सा आपको हो गया है? सर हम छोटा सा हमारा एक फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस है, ऑटोमोबाइल से रिलेटेड, मैकेनिकल टेक्निकल थोड़ा सा काम जानते हैं हम। और बायोफ्लॉक में आया अबाउट कोई 1.5 साल अबाउट हो गया है, और एक्वा मिमिक्री से जुड़े अबाउट 1 साल हो गया मुझे। क्या एक्सपीरियंस है अभी तक आपका? रिगार्डिंग सर बायोफ्लॉक अच्छा एक्सपीरियंस है, और एक्वा मिमिक्री के साथ ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है। अल्हम्दुलिल्लाह। आप समझते हैं कि बायोफ्लॉक का कोई है पाकिस्तान में कोई फ्यूचर या नहीं? सर बायोफ्लॉक का पाकिस्तान में बिल्कुल फ्यूचर है, पर डिपेंडिंग ऑन आपकी फीड प्राइस, इलेक्ट्रिसिटी प्राइस क्या होगी, डिपेंडिंग ऑन उनके, और मार्केट के अंदर आपको बायोफ्लॉक फ़िश के अगर रेट मुनासिब मिलेंगे तो फिर फ्यूचर है इंशाल्लाह इसका। बिल्कुल सही। अच्छा, आज थोड़ा-सा हमारे व्यूअर्स के हवाले से मैं जानना चाहूँगा कि आप जो कितने अरसे से ये बायोफ्लॉक का काम कर रहे हैं? सर वो आपको अर्ज़ किया अबाउट 1.5 साल हो गया। डेढ़ साल हो अबाउट गया। 1.5 साल हो ठीक। गया। और इसके अंदर अभी तक जो आपने किया है, जो प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं बायोफ्लॉक के हवाले से, वो आपका कैसा एक्सपीरियंस है? और इसमें अब आपने जो थोड़ा-सा जिद्दत लेकर आए हैं और एक्वा मिमिक्री के जो प्रोडक्ट्स आपने इस्तेमाल किए, उसका थोड़ा-सा अगर आप हमें बताएँ कि कैसा एक्सपीरियंस रहा दोनों का कंपैरिज़न में? इसमें से 3-4 फेजेज़ हैं। नंबर 1 फेज़ तो ये है कि बायोफ्लॉक की बड़ी, आप ये कह सकते हैं कि मिस इन्फॉर्मेशन मार्केट में फ्लोट कर रही है, और उस मिस इन्फॉर्मेशन का जैसे सारे शिकार हुए, हम भी खूब शिकार हुए। हुँ। अल्लाह पाक ने हम पे एहसान किया कि हमें कुछ ऐसे लोग मिल गए, थोड़ी सी स्टडी हो गई कि हम आहिस्ता आहिस्ता इसको बेहतर करते गए। अब मार्केट के अंदर जो प्रोडक्ट हैं वो स्टैंडर्डाइज नहीं है। नंबर 2, आप अगर इसको ये कह लें कि उसके रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टैंडर्डाइज नहीं है। अब एक ही प्रोडक्ट के वो 3-4 प्रोटोकॉल्स बताते हैं कि इसको इस तरह यूज़ करें, तो वो रिज़ल्ट फिर उसके आते नहीं। तो एक्वा मिमिक्री का हमें ये फ़ायदा हो गया कि इसके प्रोटोकॉल स्टैंडर्डाइज है, और इसके जो रिज़ल्ट थे वो हमें वो मिल गए जो हम चाह रहे थे। आपने टोटल बायोफ्लॉक के हवाले से जो आपने बैक्टीरिया यूज़ किया, ये कितने यूज़ किए हैं? कितनी कंपनीज़ के यूज़ किए हैं? जो सर प्रोबायोटिक यूज़ किए हैं, एक्वा मिमिक्री को मिला के 4 प्रोबायोटिक यूज़ किए मैंने। ठीक है। और उनका ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस रहा पिछले 3 का? जो 2 थे वो वर्स्ट थे। अच्छा। उसमें से कोई कभी वो काम करता था एक, और कभी वो काम नहीं करता था। जब उसको कहते थे ये काम नहीं कर रहा तो वो अपना प्रोटोकॉल चेंज करने को कहता था। एक प्रोडक्ट बिल्कुल सिरे से नहीं चला, और एक प्रोडक्ट अच्छा है, पर मैं समझता हूँ कि वो शायद ओपन पाउंड के लिए ज़्यादा अच्छा है। सही। और एक्वा मिमिक्री के प्रोडक्ट्स के जो प्रोटोकॉल्स हैं, ये गालिबन आपने खुद डेवलप किए हैं? इसमें से ग्रीन कैप का मैंने खुद डेवलप किया है। वो ओपन पॉन्ड पे तो वो प्रोटोकॉल चल रहा है, पर वो बायोफ्लॉक में मेरे पास नहीं चला, तो मैंने उसके अंदर कुछ चेंजेस की है, और उसने अबाउट 1 साल तो मुझे सबसे बेहतरीन रिजल्ट दिया। ग्रीन कैप ग्रीन कैप की जो चीज़, बिल्कुल ठीक। इसके अंदर बायोफ्लॉक के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, वो प्रोबायोटिक है या कोई और पैरामीटर है जिसको हमने देखना है? इसके सर 3-4 फैक्टर हैं। नंबर 1 तो ये है कि आपका कोई भी वो फैक्टर ठीक नहीं है, आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। आप आसान करते जाएँ, फ़िश आपकी ठीक नहीं है, रिज़ल्ट नहीं आएगा। फ़ीड आपकी ठीक नहीं है, रिज़ल्ट नहीं आएगा। प्रोबायोटिक आपका ठीक नहीं है, रिज़ल्ट नहीं आएगा। और मेरे नज़दीक सबसे बेहतर डीओ अगर आपका ठीक नहीं है, एरेशन सिस्टम ठीक नहीं है, तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी तो कंज़्यूम हो रही होगी, पर रिज़ल्ट नहीं आएगा। अब आप इसको सारे फैक्टर को 25% कर लें इस पूरे प्रोडक्ट का, या आप इसमें से अगर और इसको आसान करना है, जो अच्छे लोग हैं जिन्होंने इसको इजाद किया, वो कहते हैं कि 75% आपके वाटर पैरामीटर है,
और बाकी 25% या और करना 30% वो फीड है, फीड मैनेजमेंट है या आपका एरेशन वगैरह है, ये सारा कुछ। बिल्कुल सही। एरेशन के हवाले से अगर हम बात करें तो आप ने कुछ डिफरेंट इक्विपमेंट भी यूज़ किया है और आपको उसके रिजल्ट्स भी आए। आपने क्या डिफरेंट यूज़ किया है जो कि मार्केट में अभी नहीं यूज़ कर रहे हैं और जिसके यूज़ करने से हमारे फार्मर्स को फ़ायदा हो सकता सर इसमें सबसे पहले जो मार्केट में चल रहा है वो आपकी एरो ट्यूब्स है, और एरो ट्यूब्स पे जो मैंने स्टडी की वो 2 से 3 टाइप्स की मार्केट में अवेलेबल है। मैं इसकी थोड़ी सी तगो-दो की तो पता ये चला कि जो एरो ट्यूब्स के अंदर से एयर फ्लो है, आपको जो डीओ मेंटेन करना है उस क्वांटिटी की एरो ट्यूब्स कोई नहीं लगा के देता, उस क्वालिटी की कोई नहीं लगा के देता। किसी को ये पता नहीं, इल्म है कि नहीं, कि उसका जो कोर्स साइज़ है, बबल साइज़ है, वो मीडियम है, स्मॉल है, फाइन है। उसके ऊपर डिपेंडिंग होगा पीछे एयर आपने क्या देनी है, उसका एयर का वॉल्यूम क्या होगा और वो वाटर से रिएक्ट करके क्या डीओ बनाएगा। तो इसके बाद जब मैं आगे गया तो फिर और फर्दर एडवांस स्टडीज़ हुई और पता ये चला कि आपको एयर डिफ्यूज़र मार्केट में इजीली अवेलेबल है। तो आप वो एयर डिफ्यूज़र लगा लें, तो जहाँ पे आपको एयर ट्यूब्स लगानी है वो बेहतर, मेरे नज़दीक बेहतर काम कर रही हैं। कुछ लोग उसको कहते हैं कि वो बेहतर नहीं है, पर मेरा एक्सपीरियंस ये है कि अगर आप एयर डिफ्यूज़र लगा रहे हैं तो जहाँ पे आपको एयर ट्यूब हफ़्ते में 1 दफ़ा साफ़ करनी है, तो एयर डिफ्यूज़र वो 2 हफ़्ते 3 हफ़्ते में निकाल जाता है। है। मेरा ये एक्सपीरियंस है। तो ये एक जो डिफ्यूज़र है ये अप्रॉक्सीमेटली क्या कॉस्ट कर रहा है? सर ये डिपेंडिंग है कि आप किस साइज़ का लगा रहे हैं। तो मैंने 12 इंच का लगाया था, अबाउट ये 6000 का एक एयर डिफ्यूज़र था, और इसके नीचे कोई पाइप की फिटिंग थी, वो अबाउट उस टाइम पे 2500 से 3000 रुपए की एक फिटिंग थी। सही। और एक 15,000 लीटर के टैंक में आप कितनी रिकमेंडेड है कि इतनी सर डिफ्यूज़र ये होने चाहिए? डिपेंड करता है कि आप फ़िश कौन सी रख रहे हैं, उसको डीओ क्या रिक्वायर्ड है। मैंने तिलापिया रखा हुआ है और मैंने एक टैंक के अंदर 2 एयर डिफ्यूज़र लगाए हैं और 6 मेरे एरो ट्यूब्स चल रही हैं, और मेरा डीओ मेंटेन हो रहा है 6 के ऊपर। चल अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये इसके अंदर मैं व्यूअर्स को अभी वो क्लिप भी दिखा दूँगा जिसमें कि वो जो एयर डिफ्यूज़र है तो वो ये यूज़ कर रहे हैं और जो उसके नीचे पाइपिंग की जो अटैचमेंट है जो इन्होंने खुद डेवलप की है वो भी दिखा देंगे ताकि आप लोगों को भी पता हो कि ये किस चीज़ की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब हम अगर आते हैं प्रोबायोटिक्स के ऊपर, तो आपने जो कंपनी के प्रोबायोटिक्स इस्तेमाल किए और आपने फिर एक्वा मिमिक्री का जो ग्रीन कैप है उससे भी आपने प्रोबायोटिक डेवलप किया अपना और एफसीओ बनाया। इसके अंदर आपने क्या फ़र्क क्या महसूस किया? एक तो सर फ़र्क ये है कि सबसे मेजर फ़र्क जिस पे मैं स्टडी कर रहा था, कि जो ग्रीन कैप अगर आप यूज़ करते हैं तो आपका डीओ लेवल मैक्सिमम साइज़ पे रहता है, और आपका डीओ बड़ी देर तक रिटेन रहता है, अच्छा। ऑक्सीजन लेवल आपका रिटेन रहता है। हुँ, हुँ। नंबर 2, जो मैं दूसरा यूज़ कर रहा था प्रोबायोटिक, उसके अंदर मुझे वीक में या 15 डेज़ में 2 इंच पानी चेंज करना पड़ता था राइट। स्लज रिमूवर के लिए। मैंने ग्रीन कैप को चेक किया तो मैं 1 मंथ पे अबाउट चला गया कि उसका मुझे वाटर चेंज बिल्कुल भी करना नहीं पड़ा, ग्रेट। और पानी जो है मेरा ब्राउन वाली साइड पे था, ग्रीन वाली साइड पे नहीं गया। हुँ। मुझे इसके ये 3-4 बेनिफिट मिले। ब्राउन वाली साइड पे जाने का मतलब है क्या वो उसमें कोई डिफरेंट फ़ीड बन रही है या वो आपकी क्या इसमें ऑब्ज़र्वेशन? सर ये थोड़ा-सा टेक्निकल है, मैं इसको ज़्यादा स्टडी तो नहीं कर सका, पर लोग ये कहते हैं कि ग्रीन वाली साइड का जो बैक्टीरिया है वो डिफरेंट है, ब्राउन वाली साइड का बैक्टीरिया डिफरेंट है। वो कहते हैं कि ब्राउन वाली साइड का जो बैक्टीरिया है वो ज़्यादा प्रोटीन वाला है कंपेयर टू ग्रीन वाली साइड के। हुँ। ये अब कोई ज़्यादा टेक्निकल बंदा आपको बेहतर जवाब देगा। सही। तो ये जो ग्रीन वाला जो बैक्टीरिया है उसके अंदर आपने महसूस किया कि जो डीओ है उसकी मेंटेनेंस थोड़ी मुश्किल होती है? मेरा जो एक्सपीरियंस है उसमें जो मेरे एयर ट्यूब्स थे, हुँ। एरेशन पाइप, वो ज़्यादा चोक हो रहे थे कंपेयर टू ग्रीन कैप के। यानी जो आपका ग्रीन बैक्टीरिया है जिसको हम फाइटोप्लैंक्टन ग्रोथ भी कहते हैं, वो उसके मुकाबले में जो ज़ूओप्लैंक्टन ग्रोथ है जो कि ग्रीन कैप से होती है,
उसके ज़रिए से जो फ़ीड बनती है, उसके नतीजे में क्लॉगिंग ऑफ द एयर पाइप्स आपने महसूस किया ये कम हो रही है। हाँ, मेरा ये एक्सपीरियंस है। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है। ये तो अमोनिया के हवाले से भी आपने कोई एक्सपीरियंस किया डिफरेंस ग्रीन कैप का और दूसरे रोबोटिक्स का? सर ग्रीन कैप का ये है कि मेरा एक टैंक का अमोनिया 12 पे चला गया था, वो कंट्रोल नहीं हो रहा था। तो मैंने जो ग्रीन कैप का एफसीओ बनाया, उसको जब अप्लाई किया तो विद इन अ वीक वो ठीक हो गया। और जो उसमें मैं समझता हूँ अच्छी बात है कि फ़िश फ़ौरन स्ट्रेस से बाहर आ गई और उसने उसी तरह फिर फीडिंग की जो बाकी टैंक्स कर रहे थे। तो मेरा फिर इस पे थोड़ा ट्रस्ट लेवल ज़्यादा हो गया कि ये आपका अमोनिया कंट्रोल का जल्दी कंट्रोल करता है, डिपेंडिंग ऑन कि आपने एप्लीकेशंस कितने की हैं। तो अगर तो आप इसको एप्लीकेशन कर दें अच्छे, मतलब जो उसकी रिक्वायरमेंट थी उस हिसाब से, तो शायद ये 2 या 3 दिन में भी कंट्रोल कर दे। सही, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस नहीं थे, इसलिए मैंने वो थोड़ी-थोड़ी डोज़ दी, तो विद इन अ वीक जो है मेरा अमोनिया ज़ीरो हो गया। बिल्कुल। आपने जो ग्रीन कैप का जो एफसीओ बनाया, उसकी एप्लीकेशन की क्या फ्रीक्वेंसी थी कंपेयर टू वो जो आप पहले मार्केट से ले रहे थे? सर जब मेरा कंट्रोल हो गया अमोनिया, तो मैं इसको नाइट्रेट देखता था कि मेरा कितने दिन रिटेन रहता। और फिर मैं इसको पहले अल्टरनेट डेज़ पे आया, एक दिन छोड़ के एक दिन 15,000 लीटर में अबाउट 1 लीटर में डालता। फिर इसको मैं 2 डेज़ स्किप करना शुरू कर दिए, कहीं पे मैंने 3 डेज़ भी स्किप किए। अब वो डिपेंडिंग ऑन कि आप फ़िश को फ़ीड कितनी दे रहे हैं, फ़ीड वो कंज़्यूम कितनी अच्छी कर रही है, उसके अगेंस्ट क्या जनरेट हो रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि मेरे पास जो रिज़ल्ट आया वो ग्रीन कैप का अच्छा आया। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताइएगा कि अगर आप पहले से कोई और प्रोबायोटिक इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप शिफ्ट होना चाहते हैं ग्रीन कैप के एफसीओ के ऊपर या प्रोबायोटिक के ऊपर, तो आप क्या समझते हैं कि पानी को ड्रेन करना ज़रूरी है या उसके अंदर एग्जिस्टिंग प्रोबायोटिक में भी इस्तेमाल किया जा सकता है? सर ये किया जा सकता है और ये हमने तजुर्बे भी करके देखे, पर इसमें सिर्फ आपको एक प्रॉब्लम आएगी कि जो आपके पाइप की चॉकिंग है वो एज़ इट इज़ रहेगी। तो अगर आप एक दफ़ा सारा पानी ड्रेन कर देंगे और सिर्फ ग्रीन कैप का बैक्टीरिया बनाएंगे, तो वो आपको जो एक हम स्टेटमेंट, मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस है कि वो 15 दिन और 20 दिन आपके गुजर जाते बगैर चोकिंग के, पाइप आपको साफ़ नहीं करना पड़ता, तो वो आप एक्सपीरियंस कर लेंगे। अगर आप उसको ड्रेन नहीं करते पानी को, तो आपको वो शायद प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। तो ठीक हो गया। अच्छा ये बताएं कि इसमें जो एफसीओ है पर लीटर, इसकी अगर हम कॉस्ट के हवाले से बात करें तो आपके क्या ऑब्जर्वेशन है, कितनी पर लीटर कॉस्ट की सेविंग है ग्रीन कैप एफसीओ के अंदर और दीगर प्रोबायोटिक्स के अंदर? सर ये हर किसी का अपने बनाने का तरीका है। मैं इसको ये समझता हूँ कि अगर आप क्वालिटी को लेंगे, कंपेयर करेंगे प्राइस के साथ, तो ग्रीन कैप चीप है और सस्ता है। अगर तो आप कहते हैं कि नहीं मैंने सिर्फ प्राइस को कंपेयर करना, तो मेरे पास इसका फिर जवाब नहीं है। आप समझते हैं कि ये क्वालिटी वाइज जो बैक्टीरिया है और जो एफसीओ है, ये क्वालिटी में आपका बेहतर है? और जी इसमें आपने क्या एक्सपीरियंस किया कि ये जब से आपने डालना शुरू किया है, कोई मोर्टेलिटी, कोई एबनॉर्मल किस्म की मोर्टेलिटी आपने महसूस की हो हमारे नहीं सर, बॉटल्स के बिल्कुल नहीं, यूज़ से? बिल्कुल अच्छा, नहीं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताएं कि एक तो आपने ग्रीन कैप का एफसीओ बनाया, और जो मेरा ख्याल है कि क्या हम ये कह सकते हैं कि वो आपसे अवेलेबल होगा, अगर हमारे कस्टमर्स आपसे डिमांड करें, तो क्या आप एफसीओ बना के दे सकते हैं उनको? सर मैं एफसीओ बना के दे भी दूंगा, उनको सिखा भी दूंगा, पर मुझे बंदा वो चाहिए होगा जो मुझे ये इंश्योर करा दे कि उसको अप्लाई उस तरह कर रहा। सही। क्योंकि मेरे ये एक्सपीरियंस है कि जब वो आप किसी अपने लेबर से अप्लाई कराते हैं, तो वो लामाला कोई गलती कर लेता है और ज़िम्मेदार वो हो जाते हैं जिन्होंने मशवरा दिया होता है। तो मैं क्योंकि 1 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरा इस पे ट्रस्ट है। मैंने 1-2 जगह पे एफसीओ दिया भी है, उनको ट्राई भी कराया और वो सक्सेस हुए। मैं नाम नहीं लूँगा, 1-2 बंदे हैं जिन्होंने ये कहा है कि हमारे दूसरे टैंक में तो मोर्टेलिटी हुई है पर इसमें नहीं हुई। तो मुझे वहाँ से इंश्योर हो गया। 1-2 जगह पे और टेस्टिंग चल रही है, तो वहाँ से भी ये रिज़ल्ट तो आ गया है कि अमोनिया डाउन हो गया और फ़िश हैप्पीली फ़ीड खा रही है। पर बात फिर वही है कि ये मेरे एक्सपीरियंस है, 3-4 जगह के एक्सपीरियंस है। अब कहीं पे किसी का वाटर कैसा है, जी उसका टीडीएस क्या है,
वो जो फीड दे रहा है उसमें कार्बन सोर्स क्या है, उसमें प्रोटीन सोर्स क्या है, प्रोटीन कितने अच्छे सोर्स की है, तो ये वहाँ पे क्या रिएक्ट करेगा वो मैं नहीं कह सकता। बिल्कुल। पर मैं अपने बेस्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से उनको एफसीओ दे दूंगा, वो अप्लाई करके मुझे रिजल्ट बताएंगे, तब मैं कुछ कह सकूंगा कि ये कितना अच्छा काम करेगा। आपने एक बात और भी कही कि शायद एयर पाइप आपके कम चोक होते हैं अगर हम ग्रीन जी, कैप इस्तेमाल जी, करें। अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही। निस्बतन दूसरों के वो तो आपकी चोकिंग कम लेबर फोर्स थोड़ी सी कम इजी हो जाती है जी कि वो उसको जो पर वीक एक काम करना पड़ रहा है। जैसे मेरे पास 5 टैंक है, जी तो हमने एक दिन रखा हुआ था कि उस दिन हमने फीड नहीं डालनी और सिर्फ हमने अपने पाइप क्लीन करने हैं। तो उसमें वो पाइप को खोलना निकालना, और अगर उससे खुदा ना खास्ता लेबर से गलती हो जाए हम्म, काम करते हुए, तो वो आप फिर एक अगले डिजास्टर्स की तरफ जाएंगे। जी बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा आपने जो एपी जूस है जी, वो भी गालिबन बनाया जी, सोयाबीन मील फर्मेंटेशन के साथ, जी, और आपने गालिबन वो पैलेट फीड के ऊपर अप्लाई किया। जी। अ, उसमें क्या ऑब्जर्वेशंस हैं आपकी कि फ़िश कैसा रिएक्ट करती है, ग्रोथ कैसी है, और फीड लेने में उसकी कोई मसला तो नहीं है? एपी जूस की मेरे ख्याल से सारी चीज़ें बहुत अच्छी है। सिर्फ एक उसमें एक बुरी बात है कि अगर आपके पास एपी जूस नहीं है तो आपकी फ़िश फिर फीड नहीं खाएगी। अच्छा, ये तो हाँ, फिर लगता है कि एडिक्शन की तरफ आप जा रहे हैं। जी। अच्छा, अब इसमें क्योंकि जो प्रोटोकॉल है एपी जूस का वो ये है कि आपने एक दिन फीड देनी है, एक दिन फीड आपने नहीं देनी। तो उसमें आपको वेट गेन एफसीआर आपका वही आता है जो आपका 30 डेज़ के ऊपर आ रहा होता है, जो कंटिन्यूअस फीडिंग है, डेली कंटिन्यूस फीडिंग। फीडिंग के हिसाब से। आपको एक तो फीड कटिंग हो जाती है, हुँ, और आपका लेबर फोर्स कम हो जाती है। अगर आपके पास ज़्यादा टैंक हैं हुँ, तो आप ये कर सकते हो कि भाई एक दिन आप एक 10 टैंकों को आप फीड करा दें, नेक्स्ट डे 10 टैंकों को आप फीड करा दें, और फिर उसका आपको ये फ़ायदा होता है कि वो डाइजेस्टेबल फीड हो जाती है, तो उससे अमोनिया कम जनरेट होता है, तो फिर आपका ग्रीन कैप कम अप्लाई होता है। अच्छा, तो ये दे सो दीज़ प्रोडक्ट्स एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। जी, जी। बिल्कुल। और इसमें आपने इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो फीड कंज़म्पशन है दैट हैज़ रिड्यूस्ड टू 50%, क्योंकि अगर आप अल्टरनेट डे पे फीडिंग कर रहे हैं। अब इसमें मतलब इस हर बंदे का अपना समझने का तरीका है कि जो डायरेक्ट फीड की कॉस्ट है वो तो कम हो गई, पर आप जब उसमें एपी जूस यूज़ कर रहे हैं उसकी एक अपनी कॉस्ट है। तो जब सोयाबीन मेल अबाउट 180 रुपीज़ पर केजी था, तो उस वक्त ये 15 रुपये पर लीटर कॉस्ट आ रही थी। इसमें आप वाइट कैप डालते हैं, कुछ थोड़ा सा आप इसमें रेड कैप डालते हैं, सोडा डालते हैं। अब 1 केजी जो पैलेट फीड है उसमें 300 ml अबाउट यूज़ होती है, तो 30% हो गई। तो अगर आप 15 का 30 निकालते तो अबाउट 5 रुपये हो गए। जब मैंने काम शुरू किया था उस वक्त 100 रुपये 90 रुपये फ़ीड थी। आज 150 रुपये फ़ीड है। आप जो मर्ज़ी स्टैंडर्ड ले लें कि आप एक दिन की 100 रुपये की फ़ीड छोड़ दें और उसके अगेंस्ट आप 5 रुपये ऐड कर रहे हैं, तो मेरे ख़्याल से अंडरस्टैंडेबल है कि आप 95 रुपये या 90 रुपये, अगर आप बेंचमार्क फ़ीड के 100 रुपये लगाते तो आप वो बचा रहे हैं। दैट्स गुड। और ग्रोथ तकरीबन उतनी ही मिल रही है आपको जो पहले मिल रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ ग्रोथ बेहतर है। और जो दूसरी अच्छी बात है कि हमने 6 महीने रेगुलर अमोनिया टेस्ट किया है। अब हम अमोनिया टेस्ट नहीं करते, 1 हफ्ते बाद अमोनिया टेस्ट करते हैं। वो भी सिर्फ इस वजह से कि किसी दिन हमारी छुट्टी आएगी, हॉलीडे आएगी, तो उस दिन आप अमोनिया उससे 1 डे बिफोर अमोनिया चेक कर लो, तो आपको ये तसल्ली होती है अमोनिया नहीं है तो नेक्स्ट डे कितना कुछ जनरेट करेगा। तो हमारी जो टेस्ट किट है उसका खर्चा बच रहा है अभी हमारा। करंट क्या पोजीशन है NO2 NO3 की और अमोनिया की, आप दिखा सकते हैं हमारे व्यूअर्स को उसमें से? अमोनिया तो सर हमने टेस्ट करना बंद कर दिया है। अच्छा हम सिर्फ टेस्ट करते हैं अब NO2 और NO3। जी, करंट पोजीशन अगर आप थोड़ा सा। सर ये NO2 पड़े हैं हर टैंक के, ये अबाउट 0 के आसपास हैं। और इसके अंदर हमने एक काम और अच्छा कर लिया है कि हम इसको पूरा 5 ml टेस्ट नहीं करते, ताकि हमारी जो किट की लाइफ है वो एक्सटेंड हो जाए। ओके। वो एक कोई भाई पूछना चाहेगा तो मैं उसको समझा दूंगा, बड़ा इजी है। ये हमारा NO3 का टेस्ट है, हमें यहाँ से अंदाज़ा हो जाता है कि हमारा अमोनिया जनरेट हुआ था कि नहीं हुआ था। सही। तो लोग पूरा इधर 5 ml इसको डालते हैं, 8 कतरे अपने डालते हैं, तो उनकी किट जो है वो 4 से 6 महीने में ख़त्म हो जाती है। सही।
तो मेरी किट जो है वो साल, सवा साल, 1.5 साल चल जाती है। तो इसकी लाइफ भी होती है इतनी? किट की अपनी लाइफ है, शेल्फ लाइफ है 3 साल 4 साल। राइट। पर मेरी एक किट जो है वो 5 टैंक के ऊपर मैंने मेरे ख्याल से कुछ साल से ऊपर चला दी है। अच्छा। और एपी जूस की वजह से आप समझते हैं स्लज भी कम जनरेट होता है? वो कंफर्म बात है जी, अगर आपका फिश फीड अच्छी डाइजेस्ट कर रही है और वो बॉडी का हिस्सा बन रही है, तो वो लामाला उसका जो एक लेफ्ट ओवर है जिसको हम फुजला कहते हैं उर्फ आम में, वो आपका उतना जनरेट ही नहीं होता। जब वो उतना जनरेट नहीं होगा तो आपका अमोनिया जनरेट नहीं होगा, आपका स्लज जनरेट नहीं होगा। तो मेरा अपना जो मैक्सिमम एक्सपीरियंस गया है कि मैंने 1 महीने तक भी एक टैंक को चेक किया है, उसका पानी चेंज नहीं किया तो फिश हैप्पीली फीड खा रही थी। और पानी हम 2 इंच या 4 इंच चेंज करते हैं, तो हमने वो भी नहीं किया 1 महीने तक। अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइएगा कि आप एक दिन नागा करते हैं और एक दिन फीड देते हैं, जी। तो नागे वाले दिन आप महसूस नहीं करते कि मछली जो है भूखी है या मछली जो है वो कुछ मांग रही है? ये बिल्कुल होता है, और इसमें हमारी ऑब्जर्वेशन ये भी है कि वो फिश गुस्सा भी निकालती है अच्छा। जिस दिन नागा होता है। अच्छा। तो एक प्रोडक्ट था रेड कैप, वो राइस पॉलिश के साथ फर्मेंटेट होता है, उसकी मैंने सिनबायोटिक ओपन पॉन्ड्स के अंदर मैंने उसके कुछ इस तरह के रिजल्ट्स देखे कि मैं हैरान हुआ। फिर मैंने मशवरा किया आसिफ साहब से कि हम इसको इसमें क्यों ना यूज़ करें जिस दिन हम नागा कर रहे हैं। उसकी कॉस्टिंग की तो पर लीटर बड़ी चीप कॉस्ट थी, एग्जैक्ट मुझे पता नहीं, और मतलब वो कुछ 70-80 के आसपास थी शायद। तो वो 2 kg हम राइस पॉलिश लेके उसमें आधा सीसी रेड कैप डाल के 6 ग्राम सोडा डाल के, तो उसको 24 आवर्स या 48 आवर्स मैक्सिमम हम उसे फर्मेंटेट कर देते हैं। और वो हम फिर 1-1 लीटर इसके अंदर हम अपने 15,000 लीटर में डाल देते हैं। रेकमेंड अबाउट वो आधा लीटर था, पर मैं क्योंकि उस दिन नागा करा रहा था तो मैं डबल फीडिंग कर रहा था, तो उसके ऊपर भी मैंने देखा कि फ़िश हैप्पीली आती है। जो उसमें राइस पॉलिश बच जाती है जिसको हम फ़िल्टर करते हैं, उसको हम एपी के साथ एपी जूस के साथ फर्मेंटेट करके, तो वो भी हम एक थैली में बना के अंदर डाल देते हैं, तो फ़िश आके वहाँ से अच्छे तरीके से उसको भी खा के चली जाती है। जी बिल्कुल, वो फिर हम आपको इंशाल्लाह अभी जो टैंक्स हैं उसको भी विज़िट करेंगे, तो उसके अंदर मैं आपको दिखाऊँगा कि उन्होंने किस तरीके से जो राइस पॉलिश फर्मेंटेशन है, जो उसका रेसिड्यू है, उसको एपी जूस के साथ ट्रीट करके वो भी जो है फ़ीड का हिस्सा बना दिया, उसको हैंग किया है और उससे जो है फ़ीड वो मछली जो है अपनी फ़ीड लेती रहती है और उससे जो है वो नीचे स्लज भी एक्यूमुलेट नहीं होता और फ़िश भी जो है वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक वहाँ से फ़ीड लेती रहती है। इसके अंदर एक चीज़ और ये बताइएगा कि ये जो आपका इस वक़्त जो है साइज़ है फ़िश का, क्या सैटिस्फैक्टरी है, एज़ पर टारगेट है, कम है, क्या आप देख रहे हैं? इस पे सर वो जैसे शुरू में बात हुई कि मार्केट के अंदर फॉल्स स्टेटमेंट या फॉल्स इंफॉर्मेशन इतनी घूम रही है कि हमें भी किसी ने शुरू में कहा कि आपने इसके अंदर 1250 मछलियाँ रखनी है और आप अपना डिज़ायर वेट अचीव कर लेंगे। तो हम इसमें डिज़ायर्ड वेट बेसिकली 1 केजी पर फिश है? अबाउट उसने कहा था कि आप 500-600 के आसपास आ जाएंगे। अच्छा। हम बड़े हैप्पीली थे और वो एक स्टेटमेंट बड़े हुर्फ़े आम में देते थे। ये मैं जान के दे रहा हूँ ताकि जिन्होंने ये वीडियो देखी है उनको पता लग जाए मैं किन की बात कर रहा हूँ। वो कहते थे जी आप 100 रुपये लगाएंगे तो 100 रुपये आपको रिटर्न हो जाएंगे। जी बिल्कुल ये है। वो ये अपने स्टेटमेंट भी बिल्कुल वो अपने इंटरव्यू में आप उनसे पर्सनल करें, प्राइवेट करें, तो वो कहते जी आप 100 रुपये की फ़ीड है, एफसीआर क्योंकि 1 आता है तो आप 100 रुपये लगाएंगे, 100 रुपये आपका खर्चा 300 की मच्छी बिक जाएगी। हमने भी इसी शौक में ये काम किया, पर हम थोड़ा सा बच गए। उन्होंने 10 टैंक का प्लान किया था, हमने 5 लगाए। सही। कि हमने कहा पहले काम सीखेंगे फिर हम आगे इंशाल्लाह बढ़ाएंगे इसे। तो हमने वो 1250 से काम शुरू किया। 6 महीने में जो हमें डिज़ायर वेट आया वो आया 100 ग्राम 80 ग्राम शुरू में, और जो बहुत अच्छी हमें उसमें फ़िश मिली वो हमें मिली कोई 250 ग्राम की फ़िश मिली। फिर हमें सही इंफॉर्मेशन आना शुरू हो गई और हम उस पे आए कि भाई आप 30 लीटर्स के ऊपर अगर एक फ़िश रखेंगे तो आपको आपका डिज़ायर वेट मिल जाएगा, और वो डिज़ायर वेट है 1 kg। इसको अगर आप टेक्निकल टर्म्स में बात करेंगे कि 30 kg पर मीटर क्यूब।
तो इन 10,000 लीटर टैंक के अंदर हम कितनी मछली रख सकते हैं अगर हमारा टारगेट वेट 1 kg है? सर 10,000 को डिवाइड करें 30 पे तो राइट, 333 आएगा। 333 तो पीस। आप 350 रख लें अगर आप मोर्टेलिटी को अपने मद्देनज़र रखते हैं। आपने मोर्टेलिटी अपने मद्देनज़र नहीं रखनी तो आप 300 रख लें। सही। मैंने इसको और बेहतर समझने के लिए ये किया था कि मैंने उसके अंदर 50 लीटर पे भी फिश ले गया और उसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ आई। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी आपके पास जो फ़िश मौजूद है, जो अब आप हार्वेस्ट करेंगे इंशाल्लाह, तो इसका इस वक़्त वेट रेंज क्या चल रही है? सर मैंने क्योंकि एक्सपेरिमेंट में चल रहा हूँ तो मैंने कहीं पे क्वांटिटी ज़्यादा रखी और कहीं पे कम अच्छा, रखी है। तो मेरे पास 300 350 से लेके 700 तक के पीसेस अवेलेबल हैं, डिपेंडिंग ऑन कि मैंने उनको एक टैंक के अंदर कितने पीस रखे थे। ये जो फ़ीड हम लोग अब दे रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि इसके अंदर कोई मीट के टेक्सचर में या टेस्ट में भी फ़र्क पड़ता है? ये सर मैं तो इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ पर मेरे कुछ दोस्त फूडी हैं थोड़े से और जो बेसिकली समझते हैं कि मीट के अंदर एक अपना टेक्सचर होता है। तो मैंने उनको तोहफ़तन पेश की और उनको मैंने कहा कि आप मुझे ये खा के बताएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि जहाँ से भी मुझे फीडबैक आया वो सारे यही कह रहे हैं कि ये जो फ़िश है इसका टेस्ट डिफरेंट है कंपेयर टू चिड़े सही। के जो मार्केट में अवेलेबल है। हुँ, और कुछ लोग इसको चिड़ा मानने से भी इनकारी हो गए। 1-2 बंदे, उनमें से एक बंदा जिसने 20 साल चाइना में गुज़ारा है और हुँ, क्योंकि आप जब परदेश में होते हैं तो आपके लिए ज़्यादा फ़िश खाना ईज़ी होता है, ईज़ी। तो उसका फ़िश का एक्सपीरियंस अच्छा है। तो उन साहब ने भी ये बताया कि सर ये पहले तो मैं इसको चिड़ा नहीं मानता और अगर ये चिड़ा है, हुँ, तो उनकी स्टेटमेंट ये है कि फिर हमने 10-15 साल जो है ना या 20 साल मछली पाकिस्तान में कोई गलत खाई है या अब हम गलत खा रहे हैं। बिल्कुल सही। तो बेसिकली इस वक़्त आप इसको चाहे रेड स्नैपर करके बेचें, चाहे बेक्टी करके बेचें, ये भी पॉसिबल है क्योंकि इसका टेक्सचर मैंने खुद भी खाई है और इसका जो टेक्सचर और अरोमा है, वो बिल्कुल डिफरेंट है जो कि अमूमन जो ट्रेडिशनल फार्मिंग से जिस तरह की जाती है क्योंकि ऑब्वियसली जो फ़िश जो खाएगी, उसका इम्पैक्ट उसके टेक्सचर और मीट के ऊपर भी आता है। तो इसके अंदर अब हम थोड़ा-सा अगर आप विज़िट कर लें, अब जी, आपके जी। तालाब देख लेते हैं, स्पेशली द डिफ्यूज़र और इसके बाद हम आपका वो एचसीयू का भी अगर आपका बना जी। हुआ है, तो वो भी हम उसको देख लेते हैं। जी, जी। जी, यासूब भाई, अब ज़रा बताइएगा कि ये सर ये वो आपका राइस पॉलिश एपी जूस वाला। अच्छा जो ये जो राइस पॉलिश आपका रेसिड्यू है, जी, सिम्बायोटिक में जो बच जाता है, जी। इस तरह आप थैली से हैंग कर देते हैं, एपी जूस से ट्रीट करते हैं। बिल्कुल इसकी ऐसे। जो एपी जूस की मतलब इसको ट्रीट करते हैं, इसके कोई टाइम आप रखते हैं उसके अंदर या सर डायरेक्ट मैं इसको फौरन कोई ही? 3 से 4 घंटे की फर्मेंटेशन दे देता हूँ, अच्छा, क्योंकि इस वक़्त ठंड चल रही है, तो हम चाहते हैं थोड़ा-सा टेम्परेचर अप हो जाए तो फिर उसके बाद हम इसको वो करते हैं। ओके, ठीक है। ये सर आपका डिफ्यूज़र, एक ये बड़े डिफ्यूज़र फाइन बबल्स ये वैसे भी एक ये डिफ्यूज़र चल रहा है, एक वो राइट साइड पे डिफ्यूज़र चल रहा है। एक इसको टैंक में आपने 2 2 डिफ्यूज़र लगाए हैं डिफ्यूज़र और लगाए, बाकी एरो ट्यूब्स हैं। बाकी एरो ट्यूब्स हैं। ठीक एरो है। ट्यूब का हमने साइज़ बदला है कि ताकि हमें ये पता हो कि उसका एयर फ्लो कितना है, एयर वॉल्यूम कितना है जो वाटर से हुँ, आपका उसके साथ डीओ को फिर मेंटेन कर सके। मेंटेन ये ठीक हमने इसका एक ये डिफ्यूज़र लग रहा है ये इसका एक वॉल लगाया है जो इसकी एयर कंट्रोल करता है। जी, अब आप कम कर रहे हैं? जी, ये कम है। ठीक हो गया सर, ताकि हम अगर अगर हमें लगे कि ज़्यादा है तो हम उससे कंट्रोल कर लें। ओके, ये निकाल के दिखाएँगे हमारे व्यूअर्स के लिए। ये जी डिफ्यूज़र है और साथ में इसका पाइप की अटैचमेंट है। ये बैक साइड से है। और ये सलज है इसका मैक्सिमम। ये मैक्सिमम जिसका जिसको कहते हैं उसके बावजूद आप देखें वर्किंग कंडीशन में है और बड़े फाइन बबल ये दे रहा है। तो जितना फाइन बबल होगा उतना ही ऑक्सीजन को मेंटेन करना आसान है। ये इसका फार्मूला है जी, जितना आपका फाइन बबल होगा उतनी जितनी डिफ्यूज़न आपकी अच्छी हुँ, है हुँ। उतना आपका जो है वो काम करेगा।
अब आप हमें ज़रा एफसीओ जहाँ पे आपने ग्रीन कैप का बनाया वो दिखाएंगे प्लीज। वो दिखा देते। जी जी, ग्रीन कैप एफसीओ डेवलप किया है यासूब भाई ने। इसको सर अगर हम थोड़ा सा इसमें मग में से निकाल के दिखाएं तो ये वो ग्रीन कैप एफसीओ जो तैयार हुआ है, ठीक हो गया। ये सोयाबीन ये फर्मेंटेशन। एपी जूस और सोयाबीन फर्मेंटेशन है ये सर। अभी मेरा ख्याल है इसके अंदर अभी पानी ऐड होना है जी। और ये 3 दिन के बाद इसमें डबल हो जाता है पानी, तो ये तैयार हो जाएगा। ये जी मिक्सर है जो एपी जूस बना के जब पैलेट फीड पे अप्लाई किया जाता है, तो ये मिक्सर बनाया। या फिर थोड़ा सा बताएंगे इसके बारे में। सर 50 केजी का है, मार्केट से इजीली अवेलेबल है। क्या कॉस्ट है सर इसकी? सर डिपेंडिंग ऑन, मैंने फुल एसएस का बनवाया था कि मुझे रस्ट वाली प्रॉब्लम ना फेस हो। और अगर आपके पास जूस नहीं है तो वो जो आपका लेबर है जो उसको मिक्स कर रहा है, खुदा ना खास्ता वो गलती करता है, तो फिर उसके आपको थोड़े से रिज़ल्ट वो नहीं आते जो आप लेना चाह रहे हैं। सही तो मिक्सर एपी जूस के लिए बहुत ज़रूरी है। सही। ये ज़रा हम दिखाते हैं कि जूस अंदर से स्मॉल स्केल का एक सर 50 केजी, 50 आराम से केजी, आ जाता है। 50 केजी। और इस तरीके से यहाँ से इसका बाहर फिल कर लेते हैं। राइट, थैंक यू वेरी मच यासूब भाई। बहुत शुक्रिया सर बहुत आपका। आपने इंफॉर्मेटिव सेशन रहा और बड़ी इंफॉर्मेशन दी आपने। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह ताला आपकी आसानियाँ करे सर। और तमाम व्यूअर्स के लिए यासूब भाई जो कि बायोफ्लॉक के अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल फार्मर्स हम कह सकते हैं, इनसे आप रब्ता भी कर सकते हैं। इनका फ़ोन नंबर भी हम आपसे शेयर कर देंगे।